हेलो दोस्तों, मैं मधु फ्यूचर कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने उस दिन पिछले कक्षा में संधि के बारे में पढ़े थे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, उसके नियम क्या है। तो संधि के बारे में हमें जानते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जिसके तीन भेद थे मुख्य रूप से, कौन कौन सा था? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में भी पढ़ रहे थे ना कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें कौन कौन सा था? दीर्घ था, गुण था, वृद्धि था, यन था, अयादि था। इस पांचों का भेद और नियम, ठीक है, और उसके बाद इसका जो परिभाषा होता है, इसके उदाहरण, सभी चीजें हम लोग देख चुके हैं और अच्छे से पढ़े भी थे। तो अगला जो टॉपिक है, अगला जो है वो है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यंजन और विसर्ग। कि व्यंजन और विसर्ग क्या है, इसके नियम, इसके कुछ नियमों को देखेंगे और बनाने का तरीका सीखेंगे कि किस प्रकार हम पहचानेंगे कि कौन सा शब्द व्यंजन संधि है, कौन सा शब्द विसर्ग संधि होगा। यानी किसी शब्द को तोड़ा जा रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये विसर्ग है या फिर व्यंजन है, इसका पहचानने का नियम क्या होता है। तो कुछ इसके नियम को देखेंगे। ऐसे व्यंजन और विसर्ग से बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन ऐसे नियम को देखेंगे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, या फिर उसके उदाहरण से हम समझेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम व्यंजन का परिभाषा जानेंगे, उसके बाद फिर विसर्ग का और उसके बाद उसके नियम का। ठीक है, तो चलिए आगे क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है, आज का मुख्य टॉपिक क्या है? तो संधि के नियम जो है, जिसमें पहला क्या है? व्यंजन संधि और दूसरा क्या है? विसर्ग संधि। दो ही है, क्योंकि जो संधि के जो क्या था, दो नियम। संधि के जो 3 प्रकार थे, संधि के कितने प्रकार थे? 3 संधि के प्रकार कितने थे? 3, जिसमें पहला क्या था? स्वर संधि। क्या था? स्वर संधि। और दूसरा जो प्रकार है वो क्या है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, ठीक है। और तीसरा क्या था? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। तो हम लोग ने व्यंजन स्वर के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ले लिया है और संधि के बारे में भी पता है कि संधि क्या होता है। तो जब क्या किया जाता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। स्वर में क्या था कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। इसके 3 रूप, इसके 5 भेद थे। दीर्घ था, गुण था, यन था, अयादि था, वृद्धि था। और इसके 5 नियम के बारे में पढ़ लिए थे। नियम के साथ साथ परिभाषा और उसका उदाहरण भी समझ गए थे। पहचानने का तरीका भी जान गए थे कि यन को कैसे पहचानेंगे, कि कौन सा शब्द यन हो जाएगा, कौन सा शब्द अयादि संधि हो जाएगा, कौन सा शब्द दीर्घ होगा। तो इसके नियम और इसके पहचानने का तरीका भी पढ़ लिए थे। तो ये मुख्य रूप से पॉइंट अगले क्लास में खत्म हो गया था। तो आज हमें जो पढ़ना है वो क्या है? तो अगला जो है व्यंजन पढ़ना है, व्यंजन के बारे में पढ़ना है और उसके बाद विसर्ग के बारे में पढ़ना है कि व्यंजन होता क्या है और विसर्ग क्या है। चलिए देखते हैं व्यंजन क्या है। देखेंगे इसका सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा दिया गया है कि व्यंजन संधि होता क्या है। तो क्या दिया गया है? जब किसी शब्द के अंत में क्या हो? व्यंजन हो, और उसके अगले शब्द के प्रारंभ में क्या हो? या तो स्वर हो या फिर व्यंजन हो। तो होने वाले जो रूप में परिवर्तन होगा या विकार होता है उसे कौन सी संधि कहा जाता है? तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। नहीं समझ में आया? देखिए क्या है, कोई शब्द है, ठीक है, और उस शब्द को हम तोड़ रहे हैं। तोड़ने के बाद पहला अक्षर और दो अक्षर में टूटता है संधि, ठीक है। संधि विच्छेद जब हम किसी भी शब्द को करते हैं तो 2 अक्षरों में टूटता है ना, या 2 शब्दों में टूटता है। तो पहला जो शब्द है, पहला शब्द का जो लास्ट वाला अक्षर होगा वो क्या होना चाहिए? तो व्यंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। फिर जो होता है योग का चिन्ह के बाद अगला वाला शब्द, उसके शब्द के पहले अक्षर क्या होना चाहिए? या तो स्वर रहे, क्या रहे? स्वर रहे, नहीं तो फिर व्यंजन रहे। तो ऐसे संधि को क्या कहा जाता है? इन दोनों को मिलाने से ऐसे संधि को क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि। जैसे कि क्या बताया गया? व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन रहे तो मिलके क्या बनेगा? व्यंजन संधि ही होगा।
इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण देखिए, संतोष, ठीक है, ये है शब्द, क्या है, शब्द का क्या है, संतोष। जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, समजुड़ तोष, ठीक है। अब देखिए, पहला अक्षर आपको पहला शब्द का अक्षर, लास्ट वाला अक्षर आपको दिख रहा है, पहला शब्द है, और ये कौन सा शब्द है, दूसरा शब्द है। तो हम क्या बताए हैं, कोई एक शब्द हो, उस शब्द में पहला शब्द का लास्ट वाला अक्षर क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। अब व्यंजन इसको कैसे, ये तो माँ है, और माँ में क्या होना चाहिए, हलंत लगा होना चाहिए। व्यंजन का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो पहला शब्द का जो लास्ट वाला अक्षर होगा व्यंजन, उसमें हलंत लगा होना चाहिए। और ठीक उसके प्लस यानी योग के बाद फिर जो शब्द होगा उसका पहला अक्षर या तो क्या रहे, स्वर रहे, नहीं तो व्यंजन रहे। तो ऐसे संधि को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहा जाता है। आप इसके उदाहरण से भी परिभाषा बना सकते हैं। कोई शब्द है, उसको तोड़ने के बाद पहला शब्द का अंतिम वाला अक्षर व्यंजन हो और दूसरा शब्द का पहला अक्षर या तो स्वर है या फिर व्यंजन है, तो ऐसी संधि को क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि कहा जाता है। आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला जो है वो है विसर्ग संधि की विसर्ग संधि होता क्या है। तो देखिए, ठीक इसी प्रकार विसर्ग का भी है कि विसर्ग का यहाँ पे जो आपको सिंबल दिख रहा है, दो बिंदु, ये क्या है, विसर्ग का चिन्ह है, ठीक है। कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा क्या है, व्यंजन वर्णों के मेल से जो भी संरचनात्मक परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि के नाम से संबोधित किया जाता है। उसे क्या किया जाता है, विसर्ग संधि के नाम से संबोधित किया जाता है या विसर्ग संधि कहा जाता है। सिंपल इसका जानेंगे। तो शब्द को, किसी भी शब्द को तोड़ने के बाद पहला शब्द में विसर्ग रहे और दूसरा शब्द स्वर या व्यंजन रहे तो वो संधि विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि विसर्ग प्लस स्वर बराबर या व्यंजन है, तो क्या होगा, विसर्ग संधि ही होगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि ही हो जाएगा। क्या होगा, विसर्ग संधि। जैसे कि उदाहरण देखेंगे इसका, जैसे कि नमस्कार, ठीक है। नमस्कार को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, नमः जुर कार, क्या आएगा, नमः जुर कार। क्या बताया गया है, पहला शब्द क्या हो, पहला शब्द का लास्ट वाला अक्षर क्या होना चाहिए, विसर्ग। तो यहाँ पे आपको जो बिंदु, आपको दो बिंदु दिख रहा है वो किसका चिन्ह है, विसर्ग का है। किसका चिन्ह है, विसर्ग का, ठीक है। और विसर्ग के बाद क्या हो, स्वर या व्यंजन हो, तो यहाँ पे क्या है, व्यंजन है। तो यदि विसर्ग प्लस व्यंजन रहे तो क्या होगा, विसर्ग संधि ही होगा। क्या होगा, विसर्ग संधि ही होगा। इसमें किसी भी प्रकार का समस्या, इसमें क्या था, व्यंजन के बाद स्वर हो या व्यंजन के बाद स्वर हो तो व्यंजन संधि होगा। इसमें क्या है, विसर्ग के बाद स्वर हो या विसर्ग के बाद व्यंजन हो तो कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। तो इस दोनों के रूपों में आपको अंतर समझ में आएगा कि व्यंजन किस प्रकार से क्या पहचानेंगे और विसर्ग किस प्रकार पहचानेंगे। तो व्यंजन का पहचाने का एक और तरीका है कि शब्द को तोड़ा है तो उसमें हलंत लगा है, और इसको जब शब्द को तोड़ा है तो दो बिंदु लगा, और दो बिंदु किसका चिन्ह है, विसर्ग का, तो कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला जो है, चलिए हम व्यंजन के कुछ नियमों को देखते हैं कि किस प्रकार कौन सा अक्षर किस रूप में बदलता है। देखिए, जैसे त के बाद यानी त हलंत के बाद यदि ज रहे तो ज ये संयुक्त या फिर ज संयुक्त हो जाता है, ठीक है। कोई शब्द है, ठीक है, और तोड़ा जा रहा है, तोड़ने के बाद पहला शब्द का जो लास्ट वाला अक्षर है वो क्या होगा, त हलंत, और ठीक उसके अगले वाले शब्द वो क्या होगा, ज होगा। तो जब त हलंत और ज होगा तो क्या हो जाएगा, ज संयुक्त या फिर ज संयुक्त हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि सज्जन,
ठीक है। सज्जन को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, सत प्लस जन, क्या होगा, शत प्लस जन। तो देखिए यहाँ पे आपको त हलंत दिख रहा है ना, यहाँ पे त हलंत है और यहाँ पे क्या है, ज है, जो कि यहाँ पे बताया गया है त हलंत के बाद क्या आना चाहिए, ज हो। तो क्या हो जाएगा, ज ज संयुक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज ज संयुक्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है कि त के बाद ज रहे तो किस रूप में परिवर्तित होगा, तो ज ज संयुक्त में हो जाएगा। जैसे कि एक और उदाहरण देखिए, जैसे कि उज्जवल। उज्जवल को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, उत्तजुर ज्वल। ठीक है, यानी त हलंत के बाद क्या है, ज हलंत है तो किस रूप में बदला, ज संयुक्त में बदला है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ज संयुक्त में बदला है। तो ये साधारण सा पहचानने का तरीका है। तो अब कोई ऐसे एग्जाम्पल में आ सकता है कि सत प्लस जन बराबर क्या होता है, तो सज्जन होता है, क्योंकि त के बाद ज है तो क्या होता है, ज संयुक्त हो जाता है। और कौन सी संधि हो जाएगी, तो व्यंजन हो जाएगी। कौन सी संधि, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि के अंतर्गत होगा, क्योंकि क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। पहचाने का तरीका बताया गया था। ठीक इसके प्रकार, ठीक अगला जो है, त हलंत के बाद क्या हो, च या छ हो। तो यदि त हलंत के बाद च रहे तो च च संयुक्त होगा, और त हलंत के बाद क्या रहे, छ रहे तो क्या हो जाएगा, छ संयुक्त हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण से हम समझेंगे, देखिए उच्चारण। ठीक है, उच्चारण दिख रहा है आपको। अब इस उच्चारण को हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, उत्तजुर चारण। अब यहाँ पे देखिए त संयुक्त आपको दिख रहा है ना, त हलंत आपको दिख रहा है ना, और यहाँ पे क्या है, च है, तो त हलंत के बाद क्या होगा, च होगा, तो किस रूप में बदलेगा, च संयुक्त में, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आए कि त हलंत के बाद क्या रहे, च रहे, तो क्या किस रूप में बदल जाएगा, तो च संयुक्त में, च च संयुक्त में बदलेगा। ठीक उसी प्रकार अगला है, देखिए उच्छेद। तो उच्छेद को जब हम तोड़ेंगे तो किस रूप में टूटेगा, तो उत्तजुर छेद। ठीक है, अब देखिए त हलंत है, यहाँ पे आपको दिख रहा है त हलंत, और त हलंत के बाद क्या है, छ है, यहाँ पे त हलंत के बाद क्या है, छ है, तो त के बाद यदि छ रहा है तो किस रूप में बदलेगा, छ संयुक्त में बदलेगा, जो कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों व्यंजन संधि होगा। क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। समझ में आया, त हलंत के बाद छ क्या रहे, छ रहे, तो वो छ संयुक्त में बदलता है, और त हलंत के बाद च रहे तो किस रूप में बदलता है, च च संयुक्त में बदल जाता है। इसके ऐसे कोई भी नियम आएगा कि त के बाद च रहे तो किस रूप में बदलेगा, च संयुक्त में, और त हलंत के बाद छ रहे तो किस रूप में बदलेगा, छ संयुक्त में। ठीक इसी प्रकार इसमें क्या है, त हलंत के बाद ज रहे तो ज ज संयुक्त में बदलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या है, ये रूपों में परिवर्तन होता है, ये यहाँ पे बताया, या इसके कुछ नियम है। ठीक है, और नियम याद हो या ना हो, सबसे पहले जब हम उदाहरण इसके क्या अभ्यास करेंगे तो ये सारे संधि हमें करने, संधि विच्छेद करने आ जाएंगे। अगला जो देखिए, अगला जो नियम है क्या है, अगला क्या है, त हलंत के बाद क्या हो, न हो। त हलंत के बाद न हो तो किस रूप में बदल जाता है, नर संयुक्त में बदलता है। जैसे कि हम उदाहरण देखिए, जगत नाथ। ठीक है, जगन्नाथ है ना, अब इनको तोड़ते हैं तो क्या बनता है, जगत जोरनाथ, जगत जोर नाथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, जगत, यहाँ पे त हलंत दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या है, न, तो क्या बताया गया है, त के बाद न रहे तो क्या हो जाएगा, न संयुक्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे स्थित है।
क्वेश्चन आएगा त हलंत के बाद न रहे तो किस रूप में, किस अक्षर में बदलेगा, तो न संयुक्त में बदलेगा। ऐसा कोई भी है शब्द को तोड़े और तोड़ने के बाद त हलंत न रहे तो यहाँ पे इस प्रकार के आ जाएंगे न संयुक्त। ठीक है, अगला है देखिए, त के बाद ल रहे तो क्या हो जाएगा, ल संयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ल संयुक्त। जैसे कि इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे कि देखिए उल्लेख, उल्लेख को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, उत्तजोड़ लेख। किस रूप में बदलेगा, उत्तजोड़ लेख। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे त हलंत है, यहाँ पे बताया गया है, उसके बाद क्या रहना चाहिए, ल रहे, तो किस रूप में बदलेगा, तो ल संयुक्त में बदलेगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। एक और देखते हैं, उल्लास। ठीक है, उल्लास को तोड़ेंगे तो क्या होगा, उत्तजोड़ लाश। ठीक है, यहाँ भी त हलंत है, त हलंत बताया गया, त हलंत के बाद क्या होना चाहिए, ला। यहाँ भी स्थित है, तो त हलंत के बाद ल रहे तो किस में बदलेगा, तो ल संयुक्त में बदलेगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो इससे यही पूछेगा कि त हलंत के बाद ल रहे तो किस रूप में बदलेगा, तो ल संयुक्त में बदल जाएगा। और यदि त हलंत के बाद न रहे तो न संयुक्त में बदल जाएगा। और ऐसी संधि क्या हो जाएगी, तो किसी भी शब्द को तोड़े, ये शब्द है, इसको तोड़े, पहला शब्द का लास्ट वाला अक्षर में क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, और दूसरा शब्द का पहला वाला अक्षर क्या हो, या तो व्यंजन या स्वर हो, तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, तो वो हो जाएगा व्यंजन संधि। क्या होगा, व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए इसके फिर अगले वाले तरफ चलते हैं। अगला क्या है, अब क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ऐसे क्या है व्यंजन है कि क्या होता है, जो न होता है ये किस रूप में बदल जाता है, ट्वर्गी न में। यदि कोई शब्द को तोड़े और पहला शब्द री हलंत र हलंत मूर्धन्य स रहे और उसके बाद न रहे तो वो किस रूप में बदल जाएगा, तो ट्वर्गी न के रूप में बदल जाएगा। जैसे कि देखते हैं, ऋण, देखिए ऋण क्या है, क्या हो जाएगा, री प्लस न। ये जो न है ये किस रूप में बदल गया, ट्वर्गी न में, क्योंकि नियम क्या है, री के बाद न रहे, यानी इस अक्षर के बाद क्या रहे, न रहे, तो ये न किस रूप में चेंज होगा, तो ट्वर्गी न के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए भूषण, तो भू जोड़ क्या हो जाएगा, भू जोड़ सन बराबर, यहाँ पे ये वाला भू जोड़ सन, ये किस रूप में, ये जो ना है किस रूप में बदल गया है, ट्वर्गी ना के रूप में बदल गया है। ठीक है, जैसे कि प्रमाण, प्रमाण को तोड़ेंगे तो क्या होगा, प्र प्लस मान। ठीक है, यदि क्या है रा हलंत, यहाँ पे क्या है, ये रा हलंत है, रा हलंत के बाद क्या आना चाहिए, ये यदि न रहे, बाद में हो या अक्षर पहले हो, तो किस रूप में बदल जाएगा, ट्वर्गी न के रूप में बदल जाएगा। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि क्या, कि ये जो न है या शब्द दूसरे वाले शब्द के पहले होगा या फिर बाद में, तो या पहले रहे या फिर बाद में रहे, उसको तोड़ने के बाद वो किस रूप में बदलेगा, तो ट्वर्गी न के रूप में ही बदलेगा। फिर अगला जो है ये क्या है कि यदि अभी और या फिर भी रहे, उसके बाद क्या है दंती सा रहे, तो ये किस रूप में बदल जाता है, तो मूर्धन्य सा के रूप में बदल जाता है। जैसे देखिए उदाहरण इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि अभिषेक, अभिषेक। जब हम इसको तोड़ेंगे, अभिषेक को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो किस रूप में टूटेगा, अभी जोर शेख। ठीक है, यहाँ भी व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है, और इसमें बताया क्या गया है
कि अभी के बाद दंती स रहे तो वो कौन से समय परिवर्तित हो जाएगा, तो मूर्धन्य समय परिवर्तित हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। किस रूप में टूटे बदलेगा, मूर्धन्य स के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए अगला जो है, इस नियम अभिषेक समझ गए कि किस प्रकार कौन सा शब्द किस रूप में बदलता है। अगला चलते हैं अगला तरफ। अगला जो है किसके बारे में पढ़ना है, विसर्ग के कुछ नियम है। किसके, विसर्ग के प्रमुख 4 नियम है, लेकिन विसर्ग संधि में बहुत सारे नियम आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा ऐसे शब्दों से बनते हैं वो क्या है, मुख्य रूप से 4 है। कि यदि कोई शब्द है, ठीक है, और उस शब्द को तोड़ रहे हैं, और तोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, विसर्ग रहे, और विसर्ग के बाद क्या रहे, दूसरा जो अक्षर होगा, दूसरा शब्द होगा, दूसरा शब्द का पहला अक्षर च या छ रहे, तो किसमें बदलेगा, तो तालाबे शाह हलंत के रूप में टूटेगा। ठीक है, जैसे कि देखते हैं इसका उदाहरण, निश्छल, निश्छल। ठीक है, अब निश्चल को तोड़ेंगे तो किस रूप में टूटेगा, नीह जोड़ छल, नीह जोड़ छल, किस रूप में टूटा, नीह जोड़ छल के रूप में टूटा। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग यहाँ पे स्थित है, और उसके बाद क्या है, छ रहे, तो क्या बताया गया है कि विसर्ग यानी 2 बिंदु के बाद च या फिर छ रहे, तो किस रूप में होगा, तालाबे सहलंत के रूप में, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। किस रूप में, तालाबे सहलंत के रूप में। जैसे कि एक और देखिए, निश्चय, निश्चय, निश्चय को जब हम तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, नीह जोड़ चय, किसमें टूट रहा है, नीह जोड़ चय के रूप में टूट रहा है। तो यहाँ पे जो क्या है, विसर्ग यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये शब्द क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद क्या है, च है। तो यदि विसर्ग के बाद च है तो किसमें बदलेगा, वो भी सहलंत, तालाबे सहलंत के रूप में ही बदलेगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। समझ में आया, विसर्ग के बाद च या छ रहे, कोई शब्द है तोड़ रहे हैं, और तोड़ने के बाद जो पहला शब्द है, पहला शब्द में तो विसर्ग आएगा क्योंकि विसर्ग संधि, और दूसरा शब्द में क्या आना चाहिए, च या फिर छ रहे, तो वो शब्द किस अक्षर में बदल जाते हैं, तो तालाबे सहलंत के रूप में बदल जाते हैं। किस रूप में बदल जाते हैं, तालाबे सहलंत के रूप में बदल जाते हैं। आगे देखते हैं, विसर्ग के बाद क्या रहे, त या ठ रहे, तो वो किस रूप में बदल जाते हैं, मूर्धन्य स के रूप में बदलते हैं। किस रूप में, मूर्धन्य स के रूप में। जैसे कि देखते हैं, एग्जाम्पल, इसका पहले विच्छेद करते हैं, उसके बाद फिर संधि कर रहे हैं। ठीक है, धनु जोड़ टंकार। ठीक है, तो क्या बताया गया, पहला क्या होना चाहिए, विसर्ग, तो विसर्ग यहाँ पे स्थित है, उसके बाद क्या होना चाहिए, ट या फिर ठ रहे, तो ये किस रूप में बदल जाएगा, मूर्धन्य सहलंत में, तो क्या हो जाएगा इसका अक्षर, धनुष टंकार। क्या हो जाएगा, धनुष टंकार, यानी विसर्ग और ट कौन सा रूप धलेगा, मूर्धन्य स का रूप धलेगा, हलंत मूर्धन्य स का रूप धरेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया, विसर्ग के बाद ट रहे तो क्या बन जाएगा, मूर्धन्य स हलंत बनेगा। क्या बनेगा, मूर्धन्य स हलंत। तो यदि ऐसा आपको दिया रहे, संधि नहीं करने भी है, और नियम याद रहे विसर्ग के बाद ट या ठ रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स आप लिख के बना सकते हैं, उस शब्द को धनु लिख सकते हैं, बस विसर्ग और ट की जगह क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श हलंत हो जाएगा, और उसके बाद टंकार हो जाएगा। ठीक, इसमें भी हुआ था ना कि विसर्ग के बाद च है तो किसमें बदल जाएगा, तालाबे समय, तो विसर्ग है और उसके बाद क्या है, च या फिर छ है, तो यहाँ पे छ दिख रहा है, तो ये किस रूप में बदलेगा, तालाबे स के रूप में, जो कि यहाँ पे दिखाया गया, नी का नी लिख दे, और ये जो विसर्ग है किस रूप में हो जाएगा, तालाबे स हलंत के रूप में, उसके बाद छल दिखाया गया है। फिर इसमें भी देखिए विसर्ग के बाद क्या है, च है, तो विसर्ग के बाद च है तो वो भी किस रूप में बदलता है, तालाबे स हलंत के रूप में, तो नी का नी लिखे, उसके बाद ये विसर्ग किस में आया, तालाबे स हलंत, यानी आधा सा, उसके बाद चय, तो क्या हो गया, निश्चय। तो इस नियम के आधार पर विच्छेद दिया रहे तो हम संधि इस
नियम के आधार पर कर सकते हैं। चलिए अगला जो है देखते हैं क्या है लास्ट टॉपिक इसका। तो इसमें क्या बताया गया है कि विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, त या थ रहे। विसर्ग के बाद क्या रहे, त या थ रहे। तो ये किस में बदलता है, दंती स हलंत में बदलता है। किस में बदलता है, दंती स हलंत में बदलता है। जैसे कि देख लीजिए इसका उदाहरण, निहजोर तेज बराबर, अब हम क्या लिखेंगे, नी का नी लिख दिए, ठीक है, अक्षर हम विशेष संधि बना रहे हैं। और यह विसर्ग के बाद क्या रहे, तर है, तो ये किस रूप में, दंती स में टूटेगा, दंती स हलंत में बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निस, और उसके बाद हम क्या लिख दिए, तेज। इस प्रकार क्या बन गया, ये संधि बन गया इस नियम के आधार पे कि विसर्ग के बाद त या थ रहे तो किस रूप में बदल जाएगा, तो हलंत दंती स के रूप में बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है नी जोड़ तेज, इसका संधि करके दिखाइए, तो क्या हो जाएगा, नी का तो नी लिख दिए, लेकिन विसर्ग है और उसके बाद त है, तो क्या हो जाएगा, हलंत दंती स हलंत होगा, तो यहाँ पे लिख दिया आधा सा, उसके बाद तेज लिख दिए, तो क्या बन गया, निस्तेज बन गया। फिर वैसे ही क्या है, विसर्ग के बाद घोष वर्ण रहे, अंतस्थ व्यंजन रहे या फिर ह रहे, तो वो किस रूप में बदलेगा, ओ के रूप में बदलेगा। किस रूप में, ओ के रूप में बदलेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्या होता है, घोष वर्ण होता क्या है और अंतस्थ व्यंजन होता क्या है। तब पिछले कक्षा में हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताए गए थे कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए घोष वर्ण क्या हो, एक उदाहरण के अनुसार समझेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। तो घोष वर्ण होता क्या है, कोई भी वर्ण हो, यहाँ पे च भी हो जाएगा, ट भी हो जाएगा, त भी हो जाएगा और प भी हो जाएगा। तो घोष वर्ण का क्या होता है कि घोष वर्ण उसे कहते हैं कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। किस वर्ण के अंतर्गत आता है, ये तीनों, ये पूरा का तीनों किस वर्ण में आएगा, किस रूप में आएगा, घोष वर्ण के रूप में आएगा। इसका भी जो तीन होगा वो भी घोष वर्ण, इसका भी होगा वो भी घोष वर्ण, ता वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा घोष वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाएगा, घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। ये क्या हो जाएगा, घोष। घोष वर्ण को सघोष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सघोष वर्ण भी कहा जाता है। अब आया तो वर्ण जो होते हैं, एक तो घोष हो गया, तो फिर अघोष किसे कहते हैं, अगला जो है अघोष भी समझ लेते हैं। तो पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। किस वर्ण के अंतर्गत, अघोष वर्ण। तो घोष और अघोष में अंतर समझ में आया ना, घोष को सघोष भी कहा जाता है कि तीसरा चौथा पांचवा रहे तो घोष या सघोष होगा, और पहला दूसरा होगा तो क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण। लेकिन अभी हमें जानना किस वर्ण में है, घोष वर्ण के बारे में जानना है कि विसर्ग के बाद क्या रहे, घोष वर्ण रहे तो किस रूप में बदलता है, ओ के रूप में बदल जाता है। जैसे कि देखिए सरह जोड़ ज, ठीक है। तो अब देखेंगे इसको ओ कैसे बनाएंगे। क्या बताया गया है, कोई शब्द रहे, शब्द के पहला शब्द का लास्ट वाला अक्षर क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए, यहाँ पे विसर्ग है। उसके बाद घोष वर्ण होना चाहिए, तो ज किस वर्ण के अंतर्गत, ज कौन सा रूप है, जैसे कि च, उसके बाद क्या आएगा, छ और ज, तो ये किस तीसरा रूप है, तो तीसरा रूप है तो कौन सा वर्ण होगा, घोष, तो यहाँ पे घोष दिखाया गया है। तो विसर्ग के बाद क्या रहे, घोष वर्ण रहे तो किस रूप में बनता है, ओ के रूप में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, विसर्ग जो होगा किस रूप में हो जाएगा, ओ के रूप में, तो होगा सरोज। क्या हो जाएगा, सरोज। सरह जोड़ जा बराबर सरोज। इस प्रकार क्या होता है, विसर्ग और घोष वर्ण मिलके ओ का निर्माण करते हैं। एक और अगला जो है अंतस्थ व्यंजन के बारे में जानते हैं। तो हम व्यंजन पढ़े हैं व्यंजन के प्रकार में कि मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन सामान्यतः 6 भी दर्शाए जाते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है,
तो य र ल व वो किसके अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। य र ल व। यदि विसर्ग के बाद इस चारों अक्षर में से कोई एक अक्षर हो और उसको तोड़ने पर या फिर उसको जोड़ा जा रहा है, विसर्ग और य र ल व में से कोई अक्षर जोड़ा जा रहा है तो किस रूप में बदलेगा? ओ के रूप में बदलेगा। किस रूप में? ओ के रूप में। जैसे कि देख लीजिए, मन जो रथ। अब देखिए पहला शब्द का क्या है, यहाँ पे आपको विसर्ग दिखाई दे रहा है और दूसरा शब्द का क्या है, पहला जो अक्षर है वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत है। अब विसर्ग और क्या अंतस्थ व्यंजन मिलके क्या बनेगा, किसका निर्माण करेगा? ओ का निर्माण करेगा। तो क्या बन जाएगा? मनोरथ। क्या हो जाएगा? मनोरथ। ठीक है। ठीक इसी प्रकार विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? हर है। तो जैसे कि देख लीजिए, मना जुर हर। विसर्ग के बाद क्या है? हर है। तो वो किस रूप में बदलेगा? ओ के रूप में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? मनोहर। क्या हो जाएगा? मनोहर। और ये सभी संधि किसके अंतर्गत आएंगे? तो विसर्ग के अंतर्गत। विसर्ग संधि के अंतर्गत। ठीक है। क्योंकि इन शब्दों को तोड़े हैं तो सब में क्या है? विसर्ग का चिन्ह आया है। तो ये क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। तो इसके कुछ उदाहरण, कुछ नियम से हम स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पहचानने का तरीका और नियम को जाने। ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।